नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिल रहे हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जितने भी तथ्य हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जून 2024 का जो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, इसलिए फ़िलहाल मैं नेट को ही बेस बना करके उतने इम्पोर्टेंट तथ्य ला रहा हूँ जो कि नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेट जीआरएफ को ही बेस बना करके हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं और चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, DSSB किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आप चीज़ों को देखते चलिए, याद करते चलिए और पढ़ते चलिए। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करता हूं और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और चीज़ों को अब बाद में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना और हम उन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि PYQs में आ चुके हैं और उन्हीं के बेस पे ये जो है तथ्य लाए गए हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रेशन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है। पूछा जाता है, मिलान में क्वेश्चन आता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है, कब की रचना है। तो 1888 की रचना है, जॉर्ज ग्रेशन की रचना है। वहीं देखिए, यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास था, मतलब तीसरा प्रयास था हिंदी साहित्य को लिखने का। वहीं देखिए, यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी और यह जो इंग्लिश में लिखी गई थी। वहीं देखिए, इसमें पहली बार हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि पहली बार काल विभाजन जो है हमें कौन सी किताब में देखने को मिलता है, तो मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदी लिटरेचर में देखने को मिलता है। इसमें हिंदी साहित्य के काल को 10 अध्यायों में बांटा गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कितने अध्यायों में बांटा गया था, तो 10 अध्यायों में बांटा गया था। तो ये जो तथ्य थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, इनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। तो यह भी पूछा जाता है कि जो चारण काल है किसने नाम दिया, तो ग्रियर्सन ने दिया था। आधुनिक काल को जो नाम दिया था ग्रियर्सन ने चारण काल दिया था। वहीं देखिए, भक्ति काल को उन्होंने नाम दिया था धार्मिक काव्य, रीति काल को नाम दिया था प्रेम काव्य और रीति काल को ही उन्होंने एक और काव्य कहा था दरबारी काव्य। तो यह देखने को हमें मिलता है। और देखिए, ग्रियर्सन ने इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। मतलब ग्रियर्सन ने ही इसे सच्चे अर्थों में पहला इसको इतिहास ग्रंथ माना है हिंदी का। और देखिए, कबीर, देखिए कबीर का जो जन्म है जैसा कि आपको पता है 1398 में हुआ। कई लोग 1400 भी मानते हैं, लेकिन कबीर जो है 15वीं शती, इनका जो जन्म है 1425 लिखा हुआ है, लेकिन 1398 इनका जो जन्म है हमें ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिलता है। 15वीं शती के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। कबीर की मुख्य रचना साखी शबद रामायणी थी। कबीर के छंद सिख धर्म के धर्म ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। मतलब जो इनके दोहे हैं एक गुरु ग्रंथ साहिब में हमें देखने को मिलते हैं, इनका संकलन किया गया है उसमें भी। अगर हम देखें, कबीरदास कहते हैं कि इस जगत में अपने मन में शीतलता को, अर्थात अपने अंदर विनम्रता हो, सद्भाव हो, तो कोई भी शत्रु नहीं बन सकता। देखिए, कबीर की जो उच्च विचार थे वही चीज़ें उनके दोहों में हमें देखने को मिलता है और यह एक दोहे का अर्थ इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए, पंडित नरेंद्र शर्मा की अगर हम बात करें तो पंडित नरेंद्र शर्मा 1913 में इनका जन्म हुआ, 1989 में इनका निधन हुआ। हिंदी के लेखक, कवि तथा गीतकार थे। वहीं देखिए, पंडित नरेंद्र शर्मा ने हिंदी फिल्मों जैसे सत्यम शिवम सुंदरम के लिखे गीत भी इन्होंने ही लिखे हैं। तो ये पंडित नरेंद्र शर्मा ने सत्यम शिवम सुंदरम जो मूवी आई थी उसका गीत जो है इन्होंने ही लिखा था। अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो मुट्ठी बंद रहस्य कविता संग्रह है,
उत्तरजय सुवर्णा प्रबंध काव्य है। लाल निशान काव्य संचयन। ज्वाला परचूनी कहानी संग्रह है। और देखिए अगर हम रचनाकार और रचनाओं को देखें तो हमें देखने को मिलेगा भवानी प्रसाद मिश्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य में। गीत फरोश इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। गीत फरोश कविता संग्रह है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चकित है दुख कविता संग्रह, यह भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गांधी पंचशती कविता संग्रह और बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह, ये सारी इनकी कविता संग्रह है भवानी प्रसाद मिश्र की, और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली कविता संग्रहों में से एक है। वहीं देखिए गिरजा कुमार माथुर की अगर हम बात करें तो गिरजा कुमार माथुर जो हैं, अगर हम इनका देखें तो नाश और निर्माण काव्य संग्रह है। धूप के धान काव्य संग्रह है। शिलापंख चमकीले काव्य संग्रह है। वहीं देखिए जो बंध नहीं सकता काव्य संग्रह है। भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह, ये सारे इनके काव्य संग्रह हैं और महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों में से एक है। तो आप इन सभी काव्य संग्रहों को याद कर सकते हैं और चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। नेमिचंद्र जैन तो अधूरे साक्षात्कार आलोचना ग्रंथ है इनका। रंग दर्शन आलोचना है। जनांतिक आलोचना बदलते परिप्रेक्ष्य की आलोचना है। तो मतलब जैनेंद्र जो हैं, मतलब नेमिचंद्र जैन जो हैं, इनकी आलोचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं और आलोचना ग्रंथ जो है इनके यही महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ हैं। और देखिए ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पूछा जाता है। ग्राम्या किसकी रचना है? तो छायावाद की जो कवित्री हैं सुमित्रानंदन पंत, कवि हैं छायावाद के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनकी ही रचना है ग्राम्या, और जिसका प्रकाशन समय 1940 ईस्वी में है। ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की 53वीं कविताओं का संकलन है। और देखिए ग्राम्या में सहानुभूति के माध्यम से पंत का चिंतन ग्रामीण जीवन के आवतों निवतों को छूना चाहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत भी इनको कहा जाता है और उनकी एक रचना भी है पल्लव। तो सुमित्रानंदन पंत जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रकृतिवादी कवि हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इन्होंने प्रकृति को ऐसे तत्वों को अपनी कविताओं में संकलित किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में विशेष लगते हैं। और छायावाद में इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है प्रकृति के लिए। तो ग्राम्या में सहानुभूति के माध्यम से पंत का चिंतन ग्रामीण जीवन के आवर्तों विवर्तों को छूना चाहता है। अंतःकृतियों, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तर तथा अंतिमा आदि में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनवाद से प्रभावित हैं। तो पंत जो हैं किससे प्रभावित है? अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ये भी पूछा जाता है कि जो छायावाद के प्रमुख लोग हैं वह किससे प्रभावित है? तो जो पंत हैं सुमित्रानंदन पंत वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। और जो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद एक मिनट मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उसको मैं रिकॉल करता हूँ। जो जयशंकर प्रसाद हैं वे शैव दर्शन से प्रभावित हैं। और भी जो जितने दार्शनिक हैं वे सभी प्रभावित हैं किसी न किसी दर्शन से। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत से हैं। वहीं महादेवी वर्मा को अगर हम देखें तो वह बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। तो सारे के सारे लोग हमें किसी न किसी दर्शन से प्रभावित देखने को मिलते हैं और इन दर्शनों का प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी देखने को मिलता है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हिंदी साहित्य को अनमोल देन है इनकी। वहीं देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं अगर हम देखें तो कृतज्ञता, हुंकार, रश्मि रथी, उर्वशी, पंचवती, नीति और निर्जय, संध्या, गीत, स्वप्न और सत्य, कुरुक्षेत्र, संचिता, परिश्रम, पाठ,
लोकायत, चित्त वृत्ति और चिंतन समर शेष है। ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं अगर हम देखें तो निर्जा काव्य संग्रह है, रश्मि काव्य संग्रह है, निर्जा और अन्य कविताएं काव्य संग्रह, आत्मिका काव्य संग्रह है, यामा काव्य संग्रह है और इन पे इनको पुरस्कार भी मिला है। सप्तपति काव्य संग्रह है, मेरे बच्चे निबंध, और देखिए पठित पढ़ी व्याकुलता निबंध है। वहीं देखिए श्रृंगार के आविष्कारी जयदेव निबंध है। वहीं देखिए संस्मरण की श्रृंखला निबंध है। तो ये सारे हमें निबंध देखने को मिलते हैं महादेवी वर्मा की। देखिए असाध्य वीणा जो कि अज्ञेय की रचना है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है बनाया जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक जो है अज्ञेय को माना जाता है। अज्ञेय जी ने अपनी सभी विधाओं में अद्भुत प्रयोगात्मक प्रगति का परिचय दिया है। असाध्य वीणा अज्ञेय जी की एक लंबी कविता है। पूछा जाता है किस प्रकार की कविता है, तो लंबी कविता है। इस कविता की रचना उन्होंने 1957 से 58 के जापान प्रवास के बाद 18 से 20 जून 1961 में अल्मोड़ा के कॉटेज में 321 पंक्ति वाली यह लंबी कविता लिखी है। तो देखिए पूछा जाता है कि कितनी पंक्तियां हैं इस कविता में, तो 321 पंक्तियां हैं और ये इसमें इस कविता का जो आधार है वह जापानी और चीनी लोक कथा को आधार बना करके इस कविता की रचना की गई है, जिसमें एक केस कंबली है जो कि एक ऐसी वीणा को साधता है जो मतलब किसी से भी नहीं बजाया जाता, तो उस वीणा को वह बजाता है केश कंबली, और इसमें बात की गई है। और देखिए यह कविता अपने काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है जो 1961 में ही प्रकाशित हुआ था। असाध्य वीणा कविता एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। इस कविता की मूल कहानी आकोकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक में संकलित है। वहीं देखिए इसकी मूल कथा इस प्रकार है। लुंगामीन नामक घाटी में एक विशाल किरी वृक्ष था जिसको हिंदी में किरीट वृक्ष कहा गया है, जिसमें किसी जादूगर ने एक वीणा का निर्माण किया। अनेक वाद्य कलाकार इस वीणा को बजाने के लिए कोशिश करते हार गए पर इस वीणा को नहीं बजा सके। वही देखिए इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा पड़ गया। अगर अज्ञेय के बारे में अगर हम देखें तो अज्ञेय का जो जन्म है 1911 में हुआ, 1987 में इनका देहांत हो गया। अज्ञेय ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके जो हैं बहुत सारे कर्तव्य रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे रूपों में काम किया है। और देखिए प्रयोगवाद और नई कविता को हिंदी साहित्य में इन्होंने प्रतिष्ठित किया। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो कहानियां देखें तो विपथगा 1937 की है, परंपरा 1944 की है, कोठरी की बात 1945 की है, शरणार्थी 1948 की है, जयदोल 1951 की है। अगर हम उपन्यास देखें तो शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1940 ईस्वी की रचना है। उत्थान 1941 ईस्वी की रचना है। द्वितीय भाग जिसका नाम है संघर्ष 1944 ईस्वी की रचना है और ये जो है नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी की रचना है। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी की रचना है। यात्रा वृतांत अगर हम देखें तो अरे या यावर रहेगा याद 1953 ईस्वी की रचना है। एक बूंद सहता उछली 1960 ईस्वी की रचना है। और जितने भी तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं फिलहाल सारे महत्वपूर्ण हैं यूजीसी नेट से। तो यूजीसी नेट में इनसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न जो है हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम निबंध देखें और उनका प्रकाशन वर्ष देखें तो इस प्रकार हमें देखने को मिलेगा। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की रचना है। निषाद योग जो है इसका जो है समय नहीं ज्ञात है। वहीं देखिए निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी की रचना है। कामधेनु 1980 ईस्वी की रचना है और ये जो रचनाएं हैं पूछी जा चुकी हैं। कुबेरनाथ राय की रचना है। कुबेरनाथ राय 1933 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1996 में इनका निधन हुआ। देखिए निबंध अगर हम इनके देखें तो रस आखेटक 1970 ईस्वी की रचना है। गंध मादन 1972 ईस्वी की रचना है। पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी की रचना है। उत्तर कुरु 1994 ईस्वी की रचना है। ये सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए तुम चंदन हम पानी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले रचनाओं में से एक विद्या निवास मिश्र की रचना है।
निबंध है 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। रेखाएं बोल उठी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, निबंध है। और सुदामा पांडे धूमिल, इनका जो पूरा नाम है यह भी पूछा जाता है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है। तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। अगर हम इनकी कृति देखें तो संसद से सड़क तक इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। संसद से सड़क तक कविता के लिए धूमिल को 1975 में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सुदामा पांडे धूमिल को मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक है। मतलब मील के पत्थर कवियों में से एक माने जाते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। वहीं देखिए, व्यवस्था जिसमें जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। अगर हम इनकी मुख्य रचनाएं देखें तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह इनकी 3 प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और यही 3 काव्य संग्रहों से जो है प्रश्न बनाया जाता है। और इनके एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख मतलब रचना है संसद से सड़क तक। और देखिए, अंधेर बंद कमरे प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है। यामा जो है कविता महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। इसमें उनको 4 कविता संग्रह निहार, निर्जा, रश्मि और सांध्य गीत संकलित किया गया है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने रचना, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन का जो पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र है और इनकी रचना भी पूछी जाती है। इनका जो जन्म है नागार्जुन का 1911 माना जाता है। यह एक कविता संग्रह है जिसमें उनका प्रकृति प्रेम उल्लिखित किया गया है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उपन्यास है, 1933 ईस्वी की रचना है और नाटक है, उपन्यास नहीं नाटक है। और देखिए, वहीं देखिए विषय अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह की घटन पर आधारित है। स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। वहीं देखिए पात्र कौन है इसमें, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिव स्वामिनी, शकराज, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, ये सारे इसके प्रमुख पात्र हमें देखने को मिलते हैं इस नाटक में। जयशंकर प्रसाद जो है 1890 गलत दे रखा है, 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनका निधन हुआ। तो 1889 में जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म है। और सज्जन इनकी रचना है, 1910 की रचना है। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी की रचना है। करुणालय 1912 ईस्वी की रचना है। राजश्री 1915 ईस्वी की रचना है। विशाख 1921 ईस्वी की रचना है। आजात शत्रु 1922 ईस्वी की रचना है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी की रचना है। और महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी यही है। तो देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैंने आपके सामने सारी रचनाएं सभी रचनाकारों की प्रस्तुत की है। और जितने भी रिवीजन पर्पस से बनाए गए सीरीज़ हैं आप इनको 2 से 3 बार फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन देखिए सुनिए ज़रूर। और जितनी भी पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उनका लाभ उठाइए, उनको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती, जब तक हम उसको 5 से 10 बार नहीं देखते, जब तक वो दिमाग में नहीं बैठती है। तो आप चीज़ों को सुनते रहिए, याद करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ और अगले कंटेंट और भी बेटर देने की कोशिश करूंगा और उसमें उन चुनिंदा चीज़ों को लाऊंगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित पृष्ठभूमि और हिंदी साहित्य को नए तरीके से पढ़ाया। अगर आप उन सभी क्लासेस को ले लेते हैं तो आपका जो हिंदी साहित्य के प्रति एक दृष्टिकोण है, एक नया दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा। समझने की जो शक्ति है उसमें विकास होगा।
तो आप लोग जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।